हेलो, नमस्कार दोस्तों। लक्ष्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का वेलकम करता हूं। और जो बोर्ड एग्जाम थे उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उसमें आज बायोमोलिक्यूल्स के कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। और बायोमोलिक्यूल्स जो जैव अणु है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा आप बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं बायोमोलिक्यूल्स के सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान से देखिए। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा जो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है वो होता है CxH2O का होल वाई। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होगा? CxH2O का होल वाई। और कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज, यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, निम्न में से एल्डो एक जोज है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि निम्न में से एल्डो एक जोज शर्करा है, एल्डो एक जोज शर्करा है, निम्न में से एल्डो एक जोज शर्करा है, तो यहां पर आपको क्या ध्यान देना है? पहला ऑप्शन आपको दे दिया जाए ग्लूकोज, दूसरा आपको दे दिया जाए राइबोज, तीसरा आपको दे दिया जाए फ्रक्टोज, और चौथा आपको दे दिया जाए माल्टोज। तो आपको क्या बताना है? थोड़ा ध्यान से सिखाता हूं मैं बेटा आपको। ये जो नामकरण किया गया है एल्डोहेक जोज, ये नामकरण बेटा केवल मोनोसेकेराइड का किया जाता है। केवल किसका किया जाता है? मोनोसेकेराइड का किया जाता है। ये नामकरण ओनली मोनोसेकेराइड का किया जाता है। अब मोनोसेकेराइड का नामकरण करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नामकरण कैसे करते हैं मोनोसेकेराइड का। तो माल्टोज होता है, वो तो एक डाइसेकेराइड होता है। माल्टोज तो क्या होता है आपका? माल्टोज तो डाइसेकेराइड होता है। तो बेटा इसका तो अपने को यहाँ पर बात ही नहीं करनी, केवल तीनों की बात करनी है। आपको मैं बताता हूँ तीनों के बारे में। मोनोसेकेराइड का नामकरण कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है। मोनोसेकेराइड का नामकरण कैसे करते हैं वो आपको अच्छे से समझना है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज के बारे में बताऊंगा आपको। तो ग्लूकोज में क्या 6 तो कार्बन परमाणु होते हैं। ग्लूकोज में 6 तो क्या पाए जाते हैं? कार्बन परमाणु। ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है, ग्लूकोज का अणुसूत्र वो होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज में 6 तो कार्बन परमाणु होते हैं। और कौन सा समूह पाया जाता है? एल्डिहाइड समूह। कौन सा समूह पाया जाता है? एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। अब जिसमें 6 कार्बन होते हैं तो 6 का मतलब होता है एग्ज। अगर एल्डिहाइड समूह होता है तो जो पूर्व लगन लगाया जाता है, पूर्व लगन बल लगाया जाता है बेटा एल्डो। क्या लगाया जाता है? एल्डो। एल्डो तो आया एल्डिहाइड की वजह से, और 6 कार्बन है उससे लगाया हेक्स। और नामकरण में लास्ट में जो अनुलगन लगाते हैं, अनुलगन लगाते हैं बेटा ओज। मोनोसेकेराइड का अनुलगन हमेशा क्या रहता है? ओज, जो नाम के लास्ट में लगता है। तो ग्लूकोज का जो दूसरा नाम हुआ वो क्या हुआ? एल्डोहेक जोज। मतलब हर एक वो मोनोसेकेराइड जिसमें 6 कार्बन परमाणु हैं, जिसमें 6 तो कार्बन परमाणु हैं और बेटा एल्डिहाइड समूह है, उसको क्या बोल सकते हो आप? एल्डोहेक जोज। दूसरी बात करता हूं मैं फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज को समझना है, फ्रक्टोज को आपको समझना है। फ्रक्टोज का जो अणुसूत्र होता है, फ्रक्टोज का जो अणुसूत्र होता है वो भी होता है C6H12O6। फ्रक्टोज का अणुसूत्र भी क्या होता है?
C6H12O6 होता है। और इसमें कौन सा समूह पाया जाता है? कीटोन समूह। तो कीटोन के लिए जो अनुलग्न होता है वो होता है कीटो। कीटोन के लिए अनुलग्न क्या होता है? कीटो। सॉरी, अनुलग्न नहीं बेटा, पूर्व लगन। जो पहले लगता है उसको पूर्व लगन बोला जाता है। पूर्व लगन होता है वो होता है कीटो। और 6 के लिए वही हेक्स यूज करेंगे, 6 कार्बन है तो ये बन जाएगा आपका फ्रक्टोज को कहा जाता है कीटो हेक्सोज। कीटो हेक्सोज शर्करा। फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है? कीटो हेक्सोज शर्करा। राइबोज होता है ना, इसको बोला जाता है एल्डोपेंटोज, क्योंकि ये पेंटोज शर्करा होती है बेटा राइबोज। इसमें एल्डिहाइड समूह होता है तो इसलिए एल्डो 5 कार्बन होते हैं, इसमें 5 कार्बन की शर्करा होती है तो पेंट और लास्ट में ओज, और ये आपका है माल्टोज। ग्लूकोज के इसके अलावा बेटा डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। ग्लूकोज को इसके अलावा क्या कहा जाता है? डेक्सट्रोज, क्योंकि ये दक्षिण ध्रुवण गुणक होती है। ये क्या होती है बेटा? दक्षिण ध्रुवण गुणक, प्रकाशिक रूप से सक्रिय होती है, दक्षिण ध्रुवण गुणक होती है, इसलिए ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। तो ये आपको समझना है। एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज होती है, कीटोहेक्सोज फ्रक्टोज होती है, एल्डोपेंटोज राइबोज होती है, और माल्टोज तो क्या होती है? एक प्रकार से डाइसेकेराइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, वो होगा मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड तथा डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड तथा डाइसेकेराइड को समझाइए। मोनोसेकेराइड तथा डाइसेकेराइड को समझाइए। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। पहला आपको मोनोसेकेराइड समझाता हूं मैं आपको। मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं? मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया गया है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया गया है। अब आपको मैं बताता हूं मोनोसेकेराइड क्या होती है। मोनोसेकेराइड का मतलब होता है बेटा वे कार्बोहाइड्रेट जिनका आगे और अधिक जल अपघटन नहीं किया जा सकता, है। मोनोसेकेराइड कहलाते हैं जिनका और अधिक जल अपघटन नहीं किया जा सकता। क्या कहलाते हैं? आपके मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। और अगर आपसे उदाहरण पूछे, तो बता देना बेटा आप ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज आदि। ये ऐसी मोनोसेकेराइड होती है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये सबसे सरल रूप होता है, सबसे सरलतम शर्करा, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वो होते हैं आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज, मतलब मोनोसेकेराइड जिनको और जल अपघटित नहीं किया जा सकता। दूसरा वो पूछ रहा है आपसे, डाइसेकेराइड क्या होते हैं? डाइसेकेराइड तो डाइसेकेराइड को समझना है। दो मोनोसेकेराइड इकाइयां जल के अणु के निष्कासन द्वारा
जल के अणु के निष्कासन से ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर डाइसैकेराइड बनाती है। तो याद रखना बेटा, डाइसैकेराइड में हमेशा दो मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ेगी तो एक जल का अणु बाहर निकलेगा, और जब दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयों के बीच में जो बंध बनता है उस बंध को कौन सा बंध कहा जाता है? ग्लाइकोसिडिक बंध कहा जाता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। जैसे नंबर 1 होता है आपका सुक्रोज। ये सुक्रोज होता है, ये एक तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज प्लस बीटा डी, क्योंकि फ्रक्टोज होता है वह वाम ध्रुवण गुणक होता है इसलिए माइनस लिख रहा हूं। फ्रक्टोज से मिलकर क्या बनता है आपका? सुक्रोज बनता है, और सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। इसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, इनसे मिलकर डाइसैकेराइड बनती है। इसके अलावा आपको बताता हूं लैक्टोज। जो आपकी लैक्टोज होती है, ये लैक्टोज आपकी जो बनेगी, लैक्टोज जो आपकी बनती है वो लैक्टोज बनती है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से। लैक्टोज जो आपकी बनेगी बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज से। बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर आपकी क्या बनती है? लैक्टोज बनती है। और तीसरी जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां पर बेटा, तीसरे नंबर पे जो है वो भी काफी है, माल्टोज में दोनों की दोनों ही आपकी जो इकाइयां होती है, माल्टोज में जो दोनों की दोनों ही मोनोसैकेराइड इकाइयां होती है वो दोनों की दोनों ही कौन सी होती है? माल्टोज में दोनों इकाइयां ही अल्फा डी ग्लूकोज की होती है। माल्टोज में दोनों की दोनों ही किसकी होती है बेटा? आपकी दो अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो ये आपके डाइसैकेराइड और ये आपके मोनोसैकेराइड। आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका आगे और अधिक जल अपघटन नहीं होता है वो आपके मोनोसैकेराइड होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। डाइसैकेराइड क्या होते हैं सर? दो मोनोसैकेराइड इकाइयां जल के अणु के निष्कासन से ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर डाइसैकेराइड बनाती है। तो ग्लाइकोसिडिक बंध की परिभाषा भी आप बता सकते हो कि दो मोनोसैकेराइड इकाइयां जल के अणु के निष्कासन द्वारा जिस बंध के द्वारा जुड़कर जल के अणु के निष्कासन से जिस बंध के द्वारा जुड़कर डाइसैकेराइड बनाती है उस बंध को ग्लाइकोसिडिक बंध कहा जाता है। मैं करवा दूंगा आगे क्वेश्चन। एग्जांपल बताना, सुक्रोज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। लैक्टोज बताना बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। और माल्टोज बताना दोनों की दोनों अल्फा डी प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है आपका माल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, आपको ये समझ में आ गया होगा। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें थोड़ा ध्यान से देखना बेटा आप। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है, हेलो यही कोचिंग छोटा सा वीडियो बना रहा था यार एक, हाँ 10 मिनट बस, 10 मिनट रुक जाओ तो जाओ, चलो जाओ ना। नहीं 10 मिनट लगेंगे बनने में, चल रहा है अभी वीडियो में हूँ मैं, बताओ ठीक है। तो देखो सॉरी थोड़ा सा कोई अर्जेंट कॉल आ गया, तो आपको मैं बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बता रहा था मैं आपको
ग्लूकोज व फ्रक्टोज, ग्लूकोज व फ्रक्टोज का फिसल निरूपण या हेमी एसिटल संरचना बनाइए। हेमी एसिटल संरचना, हेमी एसिटल संरचना बनाइए, हेमी एसिटल संरचना बनाइए। फिर इसी से बेटा अपन आगे लेके चलेंगे क्वेश्चन को। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की हेमी एसिटल संरचना को मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं ग्लूकोज की बात करूंगा तो यह आपका होता है CHO, ये ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है। बाकी ये C, यहां पर बेटा H, ये OH, तीसरे कार्बन पे आपको OH इधर रखना है, और ये H, ये फिर आपका C, यहां पर बेटा आपका इधर वापस H, ये OH, 1 2 3 4, ये वापस 5th नंबर का कार्बन, यहां पर H, ये वापस OH, और यहां पर आपका रहेगा CH2OH। ये ग्लूकोज का नॉर्मल तरीके से फिशर निरूपण कह सकते हो आप इसको, फिशर निरूपण। ये ग्लूकोज का कौन सा निरूपण हो गया आपका? फिशर निरूपण हो गया। अब आपने को क्या करना है, इसकी हेमी एसिटल संरचना बनानी है। तो ये हेमी एसिटल संरचना से ध्यान से देखना, पहले मैं ग्लूकोज के बारे में बता रहा हूं। तो हेमी एसिटल संरचना में ग्लूकोज में एक विशेष ध्यान से रखना है, हेमी एसिटल संरचना में से एल्डिहाइड और एल्कोहलिक समूह होता है ना, उसके बीच में बनती है। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इस CHO को इस प्रकार लिख रहा हूं ताकि आपको चीज समझ में आए। C डबल बॉन्ड O और ये H। अब यहां पर ये पाई बॉन्ड है एल्डिहाइड में, तो पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर डेल माइनस इधर डेल प्लस। तो पहला कार्बन है ये तो, और एक C5 कार्बन, तो ये C5 कार्बन हुआ, इस ऑक्सीजन पे माइनस और यहाँ पर प्लस। प्लस वाले को क्या करना है, माइनस वाले पे जोड़ना है, और माइनस वाले को किस पे जोड़ना है, प्लस वाले पे जोड़ना है। तो आगे किस प्रकार का फिशर निरूपण होता है आपको समझना है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो थोड़ा देखिएगा ध्यान से बेटा, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आगे ध्यान से देखना। ये C इधर बना देता हूँ, ये C लिया मैंने, एल्डिहाइड का कार्बन ले लिया, ये एल्डिहाइड का कार्बन ले लिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, इधर ये H जोड़ा रखा, और यहाँ कार्बन पे तो मैं जोड़ूंगा क्या, कार्बन से तो क्या जोड़ूंगा, कार्बन से जोड़ूंगा मैं यहाँ पर बेटा, ये देखो कार्बन पे क्या है प्लस, तो प्लस वाले पे तो क्या जुड़ेगा, माइनस वाला, और माइनस वाले पे क्या जुड़ेगा, प्लस वाला। तो ये H इस ऑक्सीजन को दे दूंगा, ये बॉन्ड टूट गया, ये OH, और नीचे कोई चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर ये C, ये H, ये OH, ये आपका C, यहाँ पर ये OH, ये आपका H, और यहाँ पर बेटा आपका C, ये H, 1 2 3 4 है ये तो अभी तक, तो ये OH यहाँ पर आ जाएगा, और इस पे केवल H बचा, और ये कार्बन और ये दोनों कार्बन जो ऑक्सीजन बची हुई थी, ये इनके बीच में इस प्रकार का चक्रीय संरचना बन जाएगी, और नीचे यहाँ पर क्या रहेगा सर, CH2OH। इसको बोला जाता है ग्लूकोज की हेमी एसिटल संरचना। यह है ग्लूकोज की हेमी एसिटल संरचना, हेमी एसिटल संरचना, ये ग्लूकोज की हेमी एसिटल संरचना। थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो ग्लूकोज की हेमी एसिटल संरचना बनी है ना, इसमें एक फंडा याद रखना, इसमें जो C1 कार्बन होता है ना, C1 कार्बन, यहां पर नोट लगा के यहां पर लिख लो, यहां पर लिख लो बेटा आप कि C1 कार्बन होता है ना ग्लूकोज में, नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं मैं। ग्लूकोज में जो C1 कार्बन होता है, ग्लूकोज में, यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के लिख लो कि ग्लूकोज में C1 कार्बन को एनोमरी कार्बन कहते हैं, एनोमरी कार्बन। C1 कार्बन को क्या कहते हैं, एनोमरी कार्बन। क्यों कहते हैं, क्योंकि C1 कार्बन से ही, C1 कार्बन को एनोमरी कार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज तथा बीटा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज तथा बीटा डी प्लस ग्लूकोज प्राप्त होता है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज तथा बीटा डी प्लस ग्लूकोज प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, थोड़ा ध्यान से देखना, वो नोट लगा के मैं यहां लिख देता हूं रूल। तो
अगर C1 कार्बन पर C1 पर OH समूह दाईं ओर है, दाईं ओर है, तो एल्फा बनता है, एल्फा रूप, तथा OH समूह बाईं ओर है, तो बीटा रूप बनता है, बीटा रूप, बीटा रूप बनता है। अब आपको मैं सिखाता हूं बेटा, जो आपने हेमिसिटल संरचना बनाई ना, ये इस हेमिसिटल संरचना से ही क्या करना है आपको, एल्फा और बीटा बनाना है। एल्फा और बीटा कैसे बनेंगे, इधर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एल्फा और बीटा कैसे बनेंगे वो आपको समझना है। एल्फा और बीटा कैसे बनेगा वो आपको समझना है। मैंने क्या किया, वापस वही बनाऊंगा मैं, तो ये सी, अगर एल्फा बनाना है तो ये OH दाईं ओर ही रखूंगा, और ये H, और आपका ये C, ये 1 2 3 4, ये 5, और ये नीचे CH2OH, और यहां तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, ये H, ये OH, इस पे OH, ये H, ये आपका H, OH, यहां केवल H रहेगा, और ये जुड़ गया। ये तो आपका कौन सा है सर, इसको एल्फा बोलो क्योंकि OH दाएं ओर है, डैश लगा दो, ये D क्योंकि डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डैश नहीं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी नहीं, ये गिल्सरी एल्डिहाइड के डी विन्यास से फॉलो करता है, इसलिए D प्लस बोला जाता है। और ये आपका ग्लूकोज, ये तो एल्फा डी ग्लूकोज हो गया। अगर आपको बीटा बनाना है तो बीटा तो कैसे बनेगा कि सर ये C, इसमें क्या करना है, इस OH को इधर रख दो बस, ये OH और ये H, आगे कोई भी चेंज नहीं होगा। अब ये C, ये C, ये C, 1 2 3 4, ये 5वां, और ये आपका CH2OH, ये बन गया। यहां पर रखो आप H, OH, ये OH, ये H, ये H, ये OH, और यहां पर H, इस प्रकार ये हेमिसिटल बनाए रखा है, ये OH, O ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। यह होगा आपका बीटा डैश D डैश प्लस ग्लूकोज, ये बीटा D डैश प्लस ग्लूकोज बन गया। ये एल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा D प्लस ग्लूकोज है। तो ये तो मैंने आपको सिखाया क्या कि पहले तो ग्लूकोज का बताया मैंने, फिशर निरूपण करना, फिर उससे बनाया हेमिसिटल संरचना बनाना, फिर उससे बताया मैंने कि अगर हेमिसिटल में एल्फा दाएं ओर है तो सॉरी OH दाएं ओर है तो एल्फा, और बाएं ओर है तो बीटा। अब आपको मैं बताऊंगा ग्लूकोज की हावर्त संरचना बनाना, सब बता देता हूं एकदम। अगला जो यहाँ पर मान लो क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, तो ग्लूकोज की आवर्त संरचना भी बता देता हूं मैं आपको डायरेक्ट। तो ग्लूकोज की जो आवर्त संरचना होती है वो पायरेनोज की जैसी होती है। ग्लूकोज का आवर्त संरचना होती है वो पायरेनोज की समान होती है, 5 कार्बन की वैल्यू होती है उसमें, कुछ इस प्रकार। ग्लूकोज की जो वैल्यू होती है वे 5 कार्बन की, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और ये ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा, पहला कार्बन और 5वां कार्बन यहां पर, इस प्रकार। अगर जो चीज है हेमिसिटल संरचना में, जैसे इसमें जो चीज है जो बाएं ओर वाली है उसको ऊपर लिखते हैं, दाएं ओर वाली को नीचे लिखते हैं। इसमें एक फंडा याद रखो आप, तो हेमिसिटल संरचना में यही तो है ना, जो बाएं ओर होती है उसको ऊपर, दाएं ओर वाली को नीचे लिखेंगे। तो बेटा इसमें क्या है, देख लो, ध्यान से देख लेना आप। जैसे इसको मैं C1 कार्बन मान रहा हूं तो बाएं ओर H, ये OH, यहां पर बेटा H, ये OH, पर यहां पर OH ऊपर, और यहां पर H, और यहां पर आपका H, ये OH, और ऊपर है ना, नीचे थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पर है CH2OH और H, इस कार्बन में 5 पे। तो आपको बता दूं जिसका अणुभार ज्यादा होता है ना ऊपर रहेगा, तो यहां पर रहेगा आपका CH2OH, और यहां पर ये जुड़ गया H। इसको बोला जाता है एल्फा D डैश प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, या ग्लूकोज भी बोल सकते हो, ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज। अगर आपको जैसे बीटा वाला बनाना हो
बीटा डी वाला बनाना हो आवर्त रूप, या आवर्त रूप है, आवर्त सूत्र या आवर्त रूप, चक्रीय मतलब आवर्त सूत्र। अब इसको जैसे बनाना हो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 5 वाले की है। मैंने पहले बोल दिया था कि जो अल्फा और बीटा बनाना है ना, अल्फा और बीटा, उसमें एक ही डिफरेंस है, पहला कार्बन का डिफरेंस आ रहा है और कुछ भी नहीं। लेकिन आप तो फंडा याद रखो, जो दाएं ओर है उसको नीचे लिख दो और बाएं ओर वालों को ऊपर लिख दो। अब बीटा तो बीटा से बनाओगे ना, तो बाएं ओर कौन है, OH, बाएं ओर कौन है, OH, तो ये ऊपर जाएगा, बीटा से बनेगा तो यहाँ पर सर हो जाएगा OH और ये H। बाकी नीचे तो कोई डिफरेंट आता ही नहीं है ना, अल्फा और बीटा में नीचे कोई डिफरेंट ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर H, ये OH, ये OH और ये H, यहाँ पर आपका रहेगा बेटा, यहाँ पर रह जाएगा आपका वो H, ये OH और ये CH2, OH और ये H। इसको बोला जाता है बीटा डी डैश प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोज का। ग्लूकोज के दो आवर्त सूत्र आया, एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज का, एक बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज का। वैसे कीटोन होता है, उसमें फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज की भी बात करेंगे। पर आज की वीडियो में मैं इतनी बात करना चाहूंगा, अगला जो वीडियो है उसमें मैं पूरी आगे की बात करूंगा। लेकिन आपका कमेंट, आपके शेयर वगैरह आएंगे तो मैं आपको और बेटर तरीके से पढ़ाता जाऊंगा। कोशिश रहेगी मेरी कि आपकी अच्छे एग्जाम की तैयारी कराए। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य क्लासेज के चैनल से जुड़ने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।